आखिर क्यों संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से समाप्त कर दिया गया? क्या संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होने पर पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? क्या संपत्ति का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है या फिर गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज हम लोगों का मूल अधिकार का लास्ट क्लास है और आज के क्लास में मूल अधिकार से संबंधित जो भी बचे हुए तथ्य है उसके बारे में पढ़ेंगे और मुख्य रूप से दो तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। एक है संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति और दूसरा भाग 3 के बाहर के अधिकार। इन्हीं दो तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और सबसे पहले बात करते हैं कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। लेकिन संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि मूल संविधान में, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति थी। तो आइए इसे जानते हैं। तो मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का 1 का F एवं अनुच्छेद 31 में किया गया था। अनुच्छेद 19 का 1 का F प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का अधिग्रहण करने, उसे खरीदने एवं बेचने की शक्ति प्रदान करता था, जबकि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत दो तरह के प्रावधान किए गए थे। पहला प्रावधान था कि यह सभी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो, तो सभी व्यक्ति को संपत्ति वंचन के खिलाफ अधिकार प्रदान करता था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 31 के तहत किसी भी व्यक्ति को उचित कानून के बिना या विधि सम्मत कानून के बिना उसकी संपत्ति से उसे वंचित नहीं किया जा सकता था। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक, तो बिना उचित कानून के उसकी संपत्ति से उसे वंचित मतलब बेघर नहीं किया जा सकता था। दूसरा जो प्रावधान था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, वह यह था कि राज्य किसी भी व्यक्ति के निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती थी। अधिग्रहण करने का मतलब कि अधिकार करना, मतलब किसी के निजी संपत्ति पर अधिकार करना या कब्जा करना। अधिग्रहण का मतलब वही होता है। और यहां पर क्या है? राज्य वर्ड है। तो राज्य वर्ड में किन किन शब्दों को शामिल किया गया है उसे हम लोग अनुच्छेद 12 के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। जैसे शॉर्ट में कहें तो राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद को शामिल किया गया है, फिर राज्य सरकार एवं विधानमंडल को शामिल किया गया है। तो इसी तरह से और भी चीजों को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 31 के तहत जो दूसरा प्रावधान था वह यह था कि राज्य किसी व्यक्ति के निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती थी, लेकिन उसके लिए दो शर्त था। राज्य को वह दो शर्त पूरा करना होता था। वह दो शर्त कौन कौन सा था? तो जिस निजी संपत्ति का राज्य अधिग्रहण करती तो उसका उपयोग, उसका प्रयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए था। दूसरा यह था कि जिस निजी संपत्ति का अधिग्रहण राज्य करती तो उसके बदले क्षतिपूर्ति अर्थात हर्जाना उसके मालिक को
दिया जाना चाहिए था। तो अगर राज्य इन दोनों शर्तों को पूरा करती तभी वह किसी भी व्यक्ति के निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती थी। तो यह तो था कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत दो तरह के प्रावधान। अब बात करते हैं कि संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का अधिकार सबसे अधिक विवाद में रहा। संपत्ति के अधिकार के कारण संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर संपत्ति के अधिकार को लेकर संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। इसका कारण यह था कि निजी संपत्ति का अधिग्रहण एवं उसके क्षतिपूर्ति को लेकर दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। देखिए, पूरी बात यह था कि सरकार जो थी वह भू सुधार करना चाहती थी, मतलब भूमि में सुधार करना चाहती थी। तो भूमि में सुधार को लेकर अगर राज्य किसी व्यक्ति के निजी संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती थी तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय चला जाता था और कहता था कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था और इस वजह से कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार के उल्लंघन होने के कारण वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। तो फिर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के उन फैसलों को रद्द कर देती थी, जिससे क्या होता था कि सरकार भूमि सुधार नहीं कर पाती थी। तो फिर क्या था कि संसद ने इन्हीं विवाद को समाप्त करने के लिए संपत्ति के अधिकार में कई सारे संवैधानिक संशोधन किए, जैसे पहला, चौथा, 7वां, 25वां, 39वां, 40वां एवं 42वां संवैधानिक संशोधन संसद के द्वारा संपत्ति के अधिकार में किया गया। और इन संवैधानिक संशोधनों के द्वारा संविधान में कुछ अनुच्छेद को जोड़ा गया, जैसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 31 का क एवं 31 का ख को जोड़ा गया, जबकि 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 के ग को जोड़ा गया। लेकिन इन सब के बावजूद संपत्ति के अधिकार को लेकर संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच विवाद समाप्त नहीं हुआ। तब जाकर सरकार को लगा कि इस संपत्ति के मूल अधिकार पर अच्छे तरीके से विचार करना होगा। तो उन्होंने यह डिसाइड किया कि क्यों ना संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से ही समाप्त कर दिया जाए। अगर मूल अधिकार की सूची से ही समाप्त कर दिया जाए तो झगड़ा का जो जड़ था वही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो हुआ भी यही। तो इसी कारण से क्या हुआ कि संसद ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से समाप्त कर दिया गया। अर्थात तो जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से मतलब भाग 3 के चैप्टर से ही समाप्त कर दिया गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 19 का 1 का F एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार के चैप्टर से डिलीट कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जब यह कार्य किया गया, मतलब इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से समाप्त किया गया, तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय भारत में किसकी सरकार थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। फिर क्या हुआ
कि जब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से अर्थात भाग 3 से समाप्त कर दिया गया, तो समाप्त करने के बाद इन्हीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा मतलब 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान में भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया। तो अब अगर प्रश्न यह पूछे कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का वर्णन या उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है, तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत किया गया है। या हो सकता है कि 300 का क के जगह 300 का ए भी लिखा जा सकता है, दोनों में कुछ भी लिखा जा सकता है। फिर जो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है, तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार यह एक कानूनी या फिर विधिक या फिर वैधानिक अधिकार है, जिसे इंग्लिश में लीगल राइट कहा जाता है। तो चाहे कानूनी अधिकार बोला जाए, चाहे विधिक अधिकार बोला जाए, चाहे वैधानिक अधिकार बोला जाए, और उसे ही इंग्लिश में लीगल राइट कहा जाता है। तो सवाल यह उठता है कि कानूनी अधिकार क्या होता है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसे राज्य कानून के द्वारा उपलब्ध करवाती है किसी भी व्यक्ति को। तो वैसे ही अधिकार को कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार या लीगल राइट कहा जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संपत्ति के अधिकार को भले ही मूल अधिकार की सूची से समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसे संविधान से बाहर नहीं किया गया। संविधान से बाहर कहने का मतलब कि इसे संविधान के अंतर्गत ही भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, इसे रखा गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसे मूल अधिकार के चैप्टर से भले ही समाप्त किया गया, लेकिन संविधान से इसे बाहर नहीं किया गया। मतलब इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, कहां पर? भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत। तो इसी वजह से यह संपत्ति का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यह एक संवैधानिक अधिकार भी है। संवैधानिक अधिकार क्या होता है? तो वो अधिकार जिसका उल्लेख संविधान के 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया हो, तो वैसे ही अधिकार को संवैधानिक अधिकार कहा गया है। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि इसे भले ही मूल अधिकार की सूची से समाप्त किया गया, इसे भले ही भाग 3 से समाप्त किया गया, लेकिन इसका वर्णन संविधान के अंतर्गत भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत किया गया है। इसलिए यह एक संवैधानिक अधिकार भी है। इस पर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जब संपत्ति के अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया, तो इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि किसी भी व्यक्ति कहने का मतलब चाहे वह नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो, तो किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कानून के प्राधिकार के बिना का मतलब हुआ कानून के अधिकार के बिना, या फिर हम कह सकते हैं कि विधि सम्मत कानून के बिना, अर्थात उचित कानून के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से, उसके निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इन बातों को आप समझें। तो इस तरह से हम लोग देखें कि संपत्ति का अधिकार जो है वह अब मूल अधिकार नहीं है और ना ही संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मूल अधिकार तो यह नहीं है, बल्कि यह एक गैर मूल अधिकार है, लेकिन उसके अलावा यह संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा नहीं है। कौन? तो संपत्ति का अधिकार। चलिए यहां तक तो समझ गए। अब बात करते हैं कि चूंकि वर्तमान में
संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। तो इस संबंध में कुछ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। तो आइए उसे देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार के संबंध में जो निम्नलिखित प्रावधान है वर्तमान में, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट की बात करें तो वह है कि संसद बिना संवैधानिक संशोधन के साधारण कानून के तहत संपत्ति के अधिकार को नियमित, कम या पुनर्निर्धारित कर सकती है। संसद जो है मतलब संपत्ति के अधिकार को अगर वह नियमित, कम या पुनर्निर्धारित करना चाहे तो उसके लिए उसे संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ साधारण कानून के तहत ही इस तरह का कार्य किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेकंड प्रावधान की। तो वह है कि कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा की जा सकती है, लेकिन विधायी क्रिया के खिलाफ नहीं। यह क्या पॉइंट है? तो देखिए क्या है कि यह जो संपत्ति का अधिकार है, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसके निजी संपत्ति की जो रक्षा है वह कार्यपालिका के कार्यों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई है। मतलब अगर कार्यपालिका के कार्यों के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति के निजी संपत्ति का जो है हनन हो रहा है तो उसके विरुद्ध उसे रक्षा प्रदान की गई है, लेकिन विधानमंडल के कार्यों के खिलाफ यह सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। विधायी क्रिया का मतलब क्या हुआ कि विधानमंडलों की या संसद के कार्यों के खिलाफ जो है सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ कि अगर विधायिका अर्थात संसद एवं विधानमंडल कोई उचित कानून के द्वारा किसी व्यक्ति के निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो फिर उसके खिलाफ जो है व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि यहां पर कहा ही गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अगर विधायिका जो है अगर कानून ही बना दे तब तो उसे वंचित किया जा सकता है। तो वही बात यहां लिखा गया है। अब बात करते हैं थर्ड प्रावधान की। तो वह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकता है जब उसके मूल अधिकार का हनन हुआ हो, उसके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, तभी वह जा सकता है। लेकिन संपत्ति का अधिकार तो चूंकि अब यह कानूनी अधिकार है तो इसी वजह से इसके उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है। तो फिर कहां जाएगा? तो उसके उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत केवल हाईकोर्ट जा सकता है, उच्च न्यायालय जा सकता है। अब बात करते हैं चौथे प्रावधान के बारे में। तो वह है कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण मामले में क्षतिपूर्ति की कोई गारंटी नहीं प्रदान की गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, तो इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य किसी व्यक्ति के निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसे क्षतिपूर्ति या हर्जाना दिया ही जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है, दी भी जा सकती है या नहीं भी दी जा सकती है। लेकिन यहां देखिए नोट करके लिखा गया है कि भाग 3 में निजी संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। कहां पर? तो भाग 3 में। लेकिन संपत्ति का अधिकार अब भाग 3 के अंतर्गत नहीं है बल्कि भाग 12 के अंतर्गत है। तो वह जो कहा गया कि
राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण मामले में क्षतिपूर्ति की कोई गारंटी नहीं दी गई है। तो लेकिन यहां देखिए नोट करके जो लिखा गया है कि भाग 3 में अभी भी यह व्यवस्था की गई है कि अगर निजी संपत्ति का राज्य अधिग्रहण करती है तो उस मामले में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इसके लिए सिर्फ 2 ही मामले होने चाहिए। यानी निजी संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित सिर्फ 2 ही मामले में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भाग 3 के अंतर्गत की गई है। और वह 2 मामला कौन कौन सा है? तो पहला है कि अगर राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करती है तब राज्य को जो है उस अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को क्षतिपूर्ति देना होगा। और इन बातों को जो है संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत रखा गया है। और इन बातों को जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जोड़ा गया है वह किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को क्षतिपूर्ति देने की बात को जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। फिर दूसरा जो मामला है वह यह है कि अगर राज्य वैसे भूमि का अधिग्रहण करती है जिस भूमि पर कोई व्यक्ति फसल उत्पादन का कार्य कर रहा है, मतलब उस भूमि पर अगर कोई व्यक्ति फसल उत्पादन का काम कर रहा है और वह भूमि सांविधिक निर्धारित सीमा के अंदर हो। सांविधिक निर्धारित सीमा के अंदर कहने का मतलब कि उस व्यक्ति का जो वह निजी भूमि है, निजी संपत्ति है, वह कानूनी रूप से निर्धारित सीमा के अंदर हो और उस भूमि पर वह फसल उत्पादन करने का कार्य करता हो। तो अगर वैसे भूमि का राज्य अधिग्रहण करती है तो राज्य को जो है मतलब क्षतिपूर्ति देना होगा। और वह जो क्षतिपूर्ति देगा तो वह भी बाजार मूल्य के आधार पर देगा, मतलब उस भूमि का बाजार में जो है करंट में क्या रेट चल रहा है तो उस रेट के आधार पर जो है उसे क्षतिपूर्ति देना होगा। और इस तरह का जो प्रावधान किया गया है वह संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 31 के क के अंतर्गत किया गया है। तो यहां देख लीजिए प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 के क को शामिल किया गया था। तो इसी अनुच्छेद 31 के क में जो है इस तरह का प्रावधान को शामिल किया गया है। और किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो 17वां संविधान संशोधन 1964 के द्वारा अनुच्छेद 31 के क में इस तरह के प्रावधान को शामिल किया गया है। तो आप देख लिए कि इन दोनों बातों का जो उल्लेख संविधान में भाग 3 के अंतर्गत किया गया है जो क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं कि मूल अधिकार के अपवाद। मूल अधिकार के क्या क्या अपवाद हैं? तो अनुच्छेद 31 का क, ख एवं ग को मूल अधिकार के अपवाद के रूप में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि अनुच्छेद 31 को भले ही मूल अधिकार की सूची से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यहां जो देखें कि अनुच्छेद 31 का क, ख, ग इसे मूल अधिकार की सूची से समाप्त नहीं किया गया है। यह अभी भी मूल अधिकार के अंतर्गत ही है, लेकिन इसे मूल अधिकार के अपवाद के रूप में स्थापित किया गया है। अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 31 का क, ख, ग क्या है, तो यह एक मूल अधिकार ही है लेकिन उसके अपवाद के रूप में है। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग समझते हैं कि क्यों यह अपवाद के रूप में है। तो क्या है कि इन अनुच्छेदों के तहत, इन तीनों अनुच्छेदों के तहत अगर सरकार भूमि सुधार के लिए जिन भी कानूनों का निर्माण करेगी, इन अनुच्छेदों के तहत भूमि सुधार के लिए जिन भी कानूनों का, जिन भी विधियों की व्याख्या की गई है, तो उन विधियों को, उन कानूनों को मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और ना ही न्यायालय के द्वारा इन विधियों को जो है अवैध घोषित किया जा सकता है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि यह जो तीनों अनुच्छेद है वह मूल अधिकार तो है लेकिन उसके अपवाद के रूप में है। आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 31 के क के बारे में। अनुच्छेद 31 के क
में जो प्रावधान किया गया है उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि संविधान में इस अनुच्छेद को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है, लेकिन इसमें 7वां, 17वां एवं 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे संशोधित भी किया जा चुका है। तो आइए अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 31 के क के अंतर्गत किस तरह का प्रावधान किया गया है। तो वह है कि संपदा का अधिग्रहण करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। व्यावृत्ति कहने का मतलब सुरक्षा, मतलब कि संपदा का अधिग्रहण करने वाली जो भी कानून है उसकी सुरक्षा कौन करता है, तो अनुच्छेद 31 का क करता है। इसका मतलब यह हुआ कि संपदा का अधिग्रहण करने, संपदा मतलब संपत्ति का जो है अधिग्रहण करने वाली जो भी विधि है, तो उन विधियों को मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है और ना ही उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस कानून को जो है मूल अधिकार से सुरक्षा प्रदान किया गया है, ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो सवाल यह उठता है, क्या किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर इस कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो जवाब होगा नहीं। सिर्फ अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 के तहत जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उन्हीं मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर इस विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि इस संपदा के अधिग्रहण के अंतर्गत 5 श्रेणी को रखा गया है, मतलब इसके अंतर्गत 5 खंड को रखा गया है, और जिससे इन कानूनों को जो है मतलब सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो संपदा के अधिग्रहण के अंतर्गत जो 5 श्रेणी है वह कौन कौन सी है? तो वह है कि राज्य के द्वारा किसी संपदा का अधिग्रहण करना, एक तो खुद हेडिंग ही है। दूसरा, राज्य द्वारा किसी संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व उठाना है। तीसरा जो है वह है किसी भी निगमों का सम्मिश्रण करना। चौथा जो पॉइंट है वह यह है कि किसी भी निगमों के शेयर धारकों या फिर निदेशकों, मतलब उसके जो निदेशक हैं, तो निदेशकों के अधिकार को पुनर्निर्धारित करना या फिर उसे समाप्त करना। और 5वां एवं आखिरी जो श्रेणी है वह यह है कि खनन पट्टे को पुनर्निर्धारित या फिर समाप्त करना। तो यह जो भी संपदा के अधिग्रहण का जो 5 श्रेणियां थी, उन सभी 5 श्रेणियों से अनुच्छेद 31 के क के अंतर्गत इन विधियों को सुरक्षा प्रदान की गई है। अर्थात अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 के तहत जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 31 के क के अंतर्गत जो भी विधि बनाई गई है, तो उस विधि की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब न्यायालय में जब चुनौती नहीं दी जा सकती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायालय के द्वारा उसकी जांच नहीं की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन एक कंडीशन में, एक आधार पर इन कानून की, अनुच्छेद 31 के क के तहत जो कानून है, उस कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो वह कब? तो अगर इस अनुच्छेद के तहत जो विधि है, अगर उस विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए, विचार विमर्श के लिए अगर सुरक्षित रख लिया जाए, तब जाकर उस विधि की जो है न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो यह अपवाद के रूप में है, इसे आपको जानना है। और फिर अनुच्छेद 31 के क के तहत ही जो दूसरा प्रावधान, वह आप लोग यहां पढ़ ही चुके हैं कि अगर किसी व्यक्ति के उस भूमि का राज्य अधिग्रहण करती है जिस पर वह व्यक्ति फसल उत्पादन का कार्य कर रहा है, और वह भूमि सांविधिक निर्धारित सीमा के अंदर हो, तो राज्य क्या करेगी? उसे बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। तो वह भी अनुच्छेद 31 के क के तहत ही है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31 के ख में किस तरह का प्रावधान है। तो वह है कि 9वीं अनुसूची, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो वह है भूमि सुधार से संबंधित। तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों एवं विनियमों को व्यावृत्ति प्रदान की गई है। अर्थात 9वीं अनुसूची में जो भी
विधि शामिल किए गए हैं तो उन विधियों को, उनमें से किसी भी विधियों को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 31 का ख का जो क्षेत्र है वह अनुच्छेद 31 के क के क्षेत्र से अधिक विस्तारित है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 5 श्रेणी में ही छूट दिया गया है, जबकि इसमें जो है 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून हैं उन सभी को जो है मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है, अर्थात उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन अब ध्यान दिया जाए कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, ठीक है। 2007 में जो मामला आया तो वह मामला था IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी विधि को शामिल किया जाएगा, अब उन विधियों की न्यायिक समीक्षा की जाएगी यदि वह कानून अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 एवं अनुच्छेद 21 के मूल रूप एवं मूल विशेषताओं का अगर उल्लंघन करती है तो उन सभी कानूनों की 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, अर्थात उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय 2007 के इस वाद में 24 अप्रैल 1973 का ही दिनांक क्यों निर्धारित किया, इस तिथि को ही क्यों निर्धारित किया कि इस तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी विधि को शामिल किया जाएगा, जो भी अधिनियम एवं विनियम को शामिल किया जाएगा, तो अगर वह अनुच्छेद 14, 15, 19 एवं 21 के मूल रूप मूल विशेषता का अगर उल्लंघन करती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसी डेट को क्यों निर्धारित किया गया? इसका कारण यह था कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं और फिर अलग से एक मूल ढांचा का चैप्टर ही लाया जाएगा, वहां और भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या रीजन था कि क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को ही केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो इसी वजह से 2007 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तिथि को निर्धारित किया कि इस तिथि के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। फिर बात करते हैं कि यह जो इसके पीछे जो रीजन दिया सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 के वाद में कि वह यह था कि सरकार मतलब इसके अंतर्गत क्या है कि सरकार मनमाना कार्य भी कर सकती थी, मतलब गलत कदम भी उठा सकती थी। अगर सरकार चाहती, चाहे वह गलत कानून ही क्यों ना हो, उसे अगर 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो फिर उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। तो इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने यह कदम उठाया कि इसके बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाएगा और अगर 14 और 15, 19 एवं 21 का अगर उल्लंघन करती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। तो यह तो बात हम लोग जान लिए, और फिर एक बात और भी जान लीजिए कि यह जो 9वीं अनुसूची में 1951 इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 31 के ख को जो है जोड़ा गया था, तो वह कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में 1951 में मात्र 13 अधिनियम एवं विनियम को जोड़ा गया था, अर्थात मात्र 13 कानून को ही जोड़ा गया था। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो 9वीं अनुसूची में लगभग 282 विधियों को, 282 कानूनों को जोड़ा जा चुका है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31 का ग।
अनुच्छेद 31 के ग के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि नीति निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति अर्थात इसकी सुरक्षा। लेकिन इसके बारे में यहाँ पर अभी हम लोग डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 31 के ग के बारे में हम लोगों को राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत भी पढ़ना है, तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ आप लोग वन लाइन में ही मतलब जान लीजिए। तो यह तो हम लोग देखें कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। अब बात करते हैं, जो दूसरा पॉइंट है वह यह है कि भाग 3 के बाहर के अधिकार। इसका मतलब क्या है, इस हेडिंग का मतलब क्या है कि देखिए भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल अधिकार के अलावा ऐसे भी कुछ अधिकार हैं जिसका वर्णन संविधान के अंतर्गत किया गया है, लेकिन वह भाग 3 में नहीं है बल्कि भाग 3 से बाहर है, लेकिन उसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो वैसे अधिकार को गैर मूल अधिकार या विधिक अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार कहा जाता है, उसे मूल अधिकार नहीं कहा जाता है। तो देखते हैं कि भाग 3 के बाहर कौन कौन से अधिकार हैं और उसका संविधान में वर्णन किन किन भागों एवं किन किन अनुच्छेदों के तहत किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, 3 तरह के अधिकार हैं। पहला है भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 265 में जो अधिकार है वह यह है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जा सकता है। मतलब यह हुआ कि बिना किसी उचित कानून के किसी भी कर को ना तो लगाया जा सकता है और ना ही उसे संग्रह किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले अधिकार के बारे में, तो वह है भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 का क। तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। क्या है, इसमें संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया है और क्या प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख भी चुके हैं कि उसे समझाया जा चुका है। फिर बात करते हैं कि भाग 13, तो भाग 13 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 300 का 1 है, ये 301 अनुच्छेद है, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें जो प्रावधान किया गया है वह है अंतर्राज्यीय मामले। तो वह अंतर्राज्यीय मामले क्या है कि भारत के अंतर्गत यानी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार करने, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं एवं समागम मतलब कहीं भी बिना बाधा पहुंचाए आप आ जा सकते हैं। तो यह प्रावधान अनुच्छेद 300 के 1 के अंतर्गत किया गया है। और यहाँ जो भी अधिकार या जो हम लोग देखें यह तीनों तरह का, तो यह जो तीनों अधिकार है यह गैर मूल अधिकार या विधिक या फिर संवैधानिक अधिकार है। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है, क्योंकि यह मूल अधिकार नहीं है। तो कहाँ जाएगा, तो अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय जाएगा अर्थात हाई कोर्ट जाएगा। तो यही था मूल अधिकार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस तरह से आज हम लोगों का मूल अधिकार समाप्त हो गया। थैंक यू।